मैं बुलाते होंगे जैसे वो पंजाब में वो लोगों ने लॉकडाउन में बुलवाया था ना। ठेकेदार होते हैं, एक आता है, उसकी नौकरी लगती है, फिर वो बुलाता है, बिरजू संगठा। संग प्रयागराज की व्यवस्था उसी ने नाम दिया था ये उनकी वजह। कितने मेरे को कमेंट करते हैं, गोवा में जॉब दिलवा दो, गोवा में कोई जॉब हो तो बताना। अरे उनको क्या है कि गोवा ना एक ब्रांड बन चुका है। गोवा में आके कोई भी जॉब मिल जाए बस, ताकि ना हम अपने घर में ये बता सके, आसपास के लोगों को ही दिखा सके हम गोवा में हैं, या हमारा गोवा कनेक्शन। भाई तुम यहाँ पे आके 9 to 5 जॉब करोगे, तुम्हारे लिए क्या आएगा गोवा? तुम्हें तो नौकरी करनी है ना, जरूरी कि गोवा में ही करनी है। समुंदर के किनारे करनी, तो समुंदर तो कितना बड़ा कोस्टल एरिया है। तो क्या पता वो लोग और जगह भी ट्राई करते हो। ये जब इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं ना, मैं सबसे पहले उनकी प्रोफाइल चेक करता हूँ। जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल लॉक करी होती है उनके तो आगे कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, बात ही खत्म। जब आपने अपनी प्रोफाइल लॉक कर रखी है, उसके बाद मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे कि जिसने भी भेजा है, लड़कियाँ भेजती हैं, लड़के भेजते हैं, मेल फीमेल, तो वो उनकी ना 10-5 पोस्ट में आपको समझ में आ जाता है कि उनकी विचारधारा क्या है ज़िंदगी को लेके। अब एक कोई लड़की ने कांटेक्ट किया कि मेरे को गोवा में जॉब करनी है, जॉब मिल सकती है, अवेलेबल है। अब वो लड़की की मैंने प्रोफाइल देखी तो वो रील बना रही थी, उसने कई सारी रील बना बना के डाली है। तो वो दिख जाता है कि मतलब अभी उत्तेजना है, अभी शौक मौज कि भी नौकरी भी हो जाए, शौकिया भी चल जाए। पर ऐसे आप किसी भी स्ट्रेंजर को ऐसे बोलोगे कि गोवा में जॉब है। मैं सोच रहा था जब मैं उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा था, मैंने कही उसने कई सारे कमेंट किए, मतलब कई सारे मैसेज किए। देख लो, अब मान लो अगर कोई आप ऐसे स्ट्रेंजर को मैसेज कर रहे हो, अब मैं मेरी जगह कोई और हो, है? वो यंग लड़की है, रील बना रही है, आदमी बोलेगा हाँ हाँ जॉब अवेलेबल है, आप आ जाओ। वो याद है एक पिछले साल से एक लड़की वो आराम बोल के लिए कलकत्ता से मैसेज कर रही है, अभी भी उसका आया था 2 महीने पहले कि मैंने आपसे लास्ट ईयर भी बात करी थी, आपने मेरे को डांट दिया था। वो भी है कि मुझे आराम बोल में आना है और मुझे बस वहाँ पर रहना है, मुझे वहीं पर बिजनेस करना है। अब आराम बोल क्योंकि हमें मालूम है कि वो एक रशियन, उसका थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लुएंस रहता है। एक आदमी है, मुझे 10 दिन से वो फेसबुक पे कॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा है, दुनिया भर के मैसेज कर रहा है, मैं उसके कॉल नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोफाइल चेक करी, वो नेताओं के साथ था। अब जो आदमी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, जो आदमी रील बना रहा है, जो आदमी फैशनेबल कपड़े पहन के, अरे कई तो 2-3 तो मतलब पब्लिक फिगर है, मतलब सेलिब्रिटी टाइप के लोगों के वो आए हुए मैसेज। पर अब मुझे दिख रहा है ना कि कोई आदमी जो रील बना रहा है, मेरी उससे आइडियोलॉजी मैच ही नहीं करनी। जो आदमी नेताओं के साथ फोटो खींच करके अपनी दबंगई दिखा रहा है या अपने आप को प्रमोट कर रहा है कि मेरी नेताओं में जान पहचान है या मेरे को इतने लोग जानते, मेरी उससे कैसे पटरी खाएगी? तो जिस से बात ही नहीं आगे बढ़ सकती वहाँ पे, फिर वो आदमी 10 दिन बाद लिखता है कि आपके बड़े फायदे की बात है, मेरे पास ऐसी ट्रिक है कसीनो की, आप माला माल हो जाओगे। भाई मुझे माला माल होना होता तो मैं यहाँ होता, मैं कहीं भी हो सकता हूँ माला माल। और मेरे कौन से ऐसे शुभ चिंतक आ गए जो मुझे माला माल करने के लिए परेशान हो रहे हैं? सोचो। अगर वो मेरे 10 वीडियो भी देख लेना, उसको समझ में आ जाएगी अगर आदमी अपनी पे आ गया तो हमें बेच खाएगा। वो तो मेरे अंदर इंटीग्रिटी की मात्रा ज़्यादा है। मतलब आप मुझे मालामाल होना सिखा रहे हो, आप कौन हो मेरे? आप खुद मालामाल हो जाओ। आप मुझे मालामाल के नाम पर बेईमानी सिखाओगे?
माला माल हो ही नहीं सकते हो अब। लोग ना दुनियादारी के नाम पे ना मुझे बेईमानी सिखाते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद वही कर रहे होते हैं। हाँ यही मेरे कितने दोस्त हैं, मुझे जब एस्ट्रोलॉजी में था तो मुझे क्या कहते थे कि भी तेरे को तो हम इतना बिजनेस ला के दे सकते हैं, हमारे तो ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, और सच में थे उनके कॉन्टैक्ट्स बड़े लेवल पे, कि मतलब अगर हम उनको बोले ना मतलब कि तू एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है तो देख तेरे को, तू उनके सर्कल में एक बार आ गया ना तो सारे करोड़पति लोग हैं, फिर तुझे इतना वो कुछ मिलेगा, ये होगा वो होगा। मेरा सिंपल सा होता था भाई, उससे क्या होगा। दूसरी बात कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर कभी भी ना भविष्यवाणी नहीं कर सकता, वो प्रिडिक्शन नहीं करते हैं, वो केवल कंसल्टेंसी कर सकता है आपके कॉम्बिनेशन देख के। वो बस अब ड्रामे झूठ है, मक्कार है, जितने भी ज्योतिष कहते हैं ना कि भाई हम बता देंगे भविष्य, वो सब केवल भविष्य में संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। तो मैंने कहा मैं एक मतलब आप मेरे को वो मान रहे हो और मैं उसके घर जाऊं कुंडलियां देखने, क्योंकि वो मुझे पैसे देगा 1100 2100 5100, इसलिए मैं उसके घर में जाकर के खड़े हो जाऊं। मैं कहा मैं सड़क पे बैठ के वो तोता लेके बैठने वाला ज्योतिष नहीं हूँ। याद है वो जलंधर में वो जज, वो मार्केट का वो कोई प्रधान था, कौन था वो, कि वो नाराज हो गए जी आप उनसे मिलने नहीं गए, हमारी बेइज्जती करा दी। मैंने कहा आपने मेरे से बिना पूछे मेरे को वहाँ पे बोल दिया कि मैं उनको ले आऊँगा, वो होंगे मार्केट के प्रेसिडेंट, मुझे क्या लेना देना। उनको कोई मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो वो मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए उनसे पैसा। मुझे चाहिए होगा मैं किसी के जूते भी पॉलिश कर लूँगा, सिंपल बात है। अभी नहीं चाहिए मुझे। हर इंसान दूसरे को अपने जैसे ही समझता है ना, जैसे तुमने बोल दिया कि सबका IQ लेवल तो राजन भाई नहीं कहते थे कि भाई चल मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, तू बस जाता नहीं है ना, अगर तू जाने लग जाए ना तो मैंने कहा मेरी ना अपनी नज़र में अपनी बहुत इज्जत है, और मुझे अगर जिस दिन गिर के बिजनेस करना होगा या काम करना होगा तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, पर वो नौबत तो आने दे। मैं उनमें से हुई नहीं कि भूखे मर जाएंगे जी अपनी अकड़ नहीं छोड़ेंगे, मैं हुई नहीं। जिस दिन भूखे मरने की नौबत आएगी तो मैं तो किसी का बैग पकड़ के भी साथ चल लूँगा, परिस्थिति के हिसाब से। इसको अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपने क्या चाणक्य पढ़ा और क्या अरस्तु को समझा। अरस्तु और सुकरात में एक डिफरेंस है, दोनों सेम 2500 साल पहले सारे फिलोसफर आए, ये जो सबसे पहले फिलोसफर जिनको मानते हैं वेस्टर्न में। अरस्तु और सुकरात के बीच में कॉमन क्या है कि सुकरात का चेला प्लेटो, प्लेटो का चेला अरस्तु, अरस्तु का चेला अलेक्जेंडर, तो मतलब एक चेन है। पर सुकरात और अरस्तु में एक डिफरेंस है मेजर, और इन्होंने एक दूसरे को ऐड किया, मतलब सुकरात ने जहाँ पे अपनी फिलॉसफी छोड़ी प्लेटो ने उसमें ऐड ऑन किया, उसको आगे बढ़ाया। जैसे सुकरात कहता था कि मैं लिखने में बिलीव नहीं करता, कि कोई चीज़ लिख के नहीं देनी चाहिए, माउथ टू माउथ होनी चाहिए। प्लेटो ने उस 26 किताबें लिख डाली। अरस्तु एक कदम आगे था, जबकि सुकरात के मरने के बाद अरस्तु पैदा हुआ था। अब सुकरात और अरस्तु के साथ एक टाइम पे ऐसी सेम सिचुएशन आई थी कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। सुकरात ने किया नहीं, उसने कहा मैं जहर पी लूँगा और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। प्लेटो ने सारा बंदोबस्त कर लिया था जेल से भागने का, पैसे खिला दिए थे, कुछ जेल के अधिकारी भी उसके फ़ैन थे, सब बंदोबस्त, क्योंकि सारे अमीर स्टूडेंट थे उसके, तो सब बंदोबस्त हो गया था कि रातों रात बॉर्डर पार करा देंगे। उसने कहा देख मैं तो भाग जाऊँगा, मैं तो बच जाऊँगा, पर मेरे विचार मर जाएंगे, तो उसने मना कर दिया और फाइनली उसने जहर पी लिया, हेमलॉक नाम का जहर उसने पी लिया। सेम सिचुएशन अरस्तु के साथ आई। अरस्तु के ज़माने पर भी जब प्लेटो ने अपनी एकेडमी का उत्तराधिकारी उसको बनाया कि अब ये मेरे बात संभालेगा, तो वो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एरिस्टोटल। तो अरस्तु भी सेम वही क्रांतिकारी विचारधारा का था। उसने राजनीति शास्त्र बनाया, मतलब दंड विधान और राजनीति शास्त्र दोनों को सेपरेट किया। प्लेटो के टाइम पे एक ही था कि मतलब राजा ही सजा देगा, राजा ही न्याय करेगा। इसने सेपरेट किया कि राजा राज करेगा, नीतियाँ बनाएगा और पनिशमेंट के लिए अलग अदालत वगैरह ये सब, ऐसा इसको सेपरेट किया। तो राजनीति शास्त्र वहाँ से सेपरेट बना। इसके साथ जब ये सिचुएशन आई, इसने कहा तो मुझे मार देंगे या मुझे झुकना पड़ेगा, इसलिए रातों रात भाग गया।
इसने कहा जिंदा रहूंगा तभी तो अपने नीचे पे काम कर पाऊंगा। तो सुकरात भी अपनी जगह सही था, ये भी अपनी जगह सही है। ये गया, फिर वहाँ पर इसने अपना पढ़ाना शुरू किया, इसकी पॉपुलैरिटी तो थी। फिर इसके पास एक इसका स्टूडेंट आया जिसका नाम था अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर का ये गुरु बना। अलेक्जेंडर ने बोला गुरुजी बताओ क्या करूँ आपके लिए। उसने कहा यार वहाँ से भागना पड़ गया, तो वो साले मान नहीं रहे थे मेरी बात। उसने कहा लो गुरुजी अभी ले देते हैं आपको, आपका पूरा राज्य लौटा देते। फिर एथेंस, शायद एथेंस ही जगह थी, सिकंदर ने वहाँ पे अपना भेजे सैनिक वैनिक लड़ा करके वो इसके हाथ में दिलवा दिया, ये वापस वहाँ चले गए। अलेक्जेंडर को नहीं, अलेक्जेंडर से सिकंदर बुलाते हैं, उसको सिकंदर क्यों बुलाते हैं? मतलब अलेक्जेंडर नाम है उसका तो फिर। अलेक्जेंडर का ना सिकंदर बुलाने के पीछे कई सारी रीजंस है। अलेक्जेंडर की जो माँ थी वो उसको कहते थे वो थोड़ी साइको थी, मतलब बहुत ज़्यादा धार्मिक, और वो मतलब, और कहते कि अलेक्जेंडर का जो बाप की हत्या हुई थी उसके पीछे भी उसकी माँ का हाथ है, ऐसा माना जाता है। तो अलेक्जेंडर की माँ भगवान को बहुत मानती थी, वो ये साबित करने में लगी रही, या बाद में चेले चमचे कर देते हैं कि ये जो राजा है राजा नहीं है, ये राजा एक्चुअली में भगवान का रूप है। अच्छा। तो वो साबित करने के चक्कर में वो, क्योंकि जिसने राजा को मारा था उसको भी सैनिकों ने ऑन द स्पॉट ही मार दिया, तो ये पता ही नहीं लग पाया आज तक कि मारा किसने था। तो वो पूरी प्लानिंग होती है ना। हाँ। तो वहाँ से एक पर्शिया जगह है। अब सिकंदर जब इतना बड़ा वो बन गया ना, तो हर एक ने कहा कि ये तो हमारा कनेक्शन है, क्योंकि शायद उसकी माँ पर्शिया की थी। तो हर एक कोई ना जब एक कामयाब इंसान होता है तो उससे अपना कनेक्शन ढूंढता है। जैसे वो एक नीम करोली बाबा है, तो उनके बारे में, आश्रम के बारे में अब एक ऐसी कहानी उड़ाई जाती है कि स्टीव जॉब यहाँ आया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद देखो स्टीव जॉब बाकायदा, मतलब आप क्या किसी आम आदमी को बोलोगे कि यार तुम गलत विचार बना रहा है। आज तक वास्तव ने भी उसके ऊपर रिपोर्ट बना रखी है। और मैंने जब स्टीव जॉब की बायोग्राफी देखी तो वो कह रहा है कि वो उसका दोस्त आया था नीम करोली में, ये नैनीताल के पास, उसने आना था पर वो आ नहीं पाया था। तो ये ऐसी ना कनेक्शन जबरदस्ती ढूंढे जाते हैं ताकि पॉपुलैरिटी हासिल करे। तो पर्शिया वालों ने सिकंदर को कैश करने के लिए बोला, इसकी माँ मारी थी। वहाँ पे मेन सबसे जो सही जो मतलब एक बंदा है उसको सिकंदर कहा जाता है। सिकंदर भी नहीं कहा जाता है, सिकंदर ऐसा कुछ कहा जाता है। तो वो इंडिया वालों ने अपनी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, तो वो ऐसे करके आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि जब अलेक्जेंडर भारत आया तो अब इंडियन तो उस समय बिल्कुल ही, जो आम आवाम थी वो तो बिल्कुल ही अनाड़ी थी, ट्राइबल या बिल्कुल अनपढ़ गवार, इस टाइप के लोग 2,500 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वो प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक की वजह से वो अलेक्जेंडर सिकंदर बन गया, ये भी हो सकता है। या वो जो पर्शिया ने उसको बोला कि ये सिकंदर है, हमारे यहाँ पे ऐसे जो देवीय पुरुष होते हैं उनको सिकंदर बोलते हैं। इन नामों की प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक से ब्रांड बन जाते हैं। डाबर कोई जात है फिल्मों में, या तो डाबर साहब, वो अमिताभ बच्चन ना डाबर साहब, तो डाबर कोई कास्ट थोड़ी है। डॉक्टर बर्मन कैसे डाबर बना? डॉक्टर बर्मन एक ऐसे वैद्य थे जो लोगों को जड़ी बूटियां और जो भी नुस्खे वगैरह बता के इलाज करते थे, शायद कलकत्ता बंगाल में कहीं। उसके बाद में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ने लग गई कि उनके पास और लोग आने लगे। अब उनके पास संसाधन कम बढ़ने लगे, अब इतने सारे लोग बाहर लाइन लग रही है कि डॉक्टर बर्मन से मिलना है जी, बर्मन साहब से मिलना, इलाज करवाना। अब इतनी सारी भीड़ आ रही है, कहाँ ठहरेगी, कहाँ वो खाएगी, और आप एक दिन में आपकी क्षमता है ना कितने लोगों को देखोगे। तो उन्होंने फाइनली फैसला किया, उन्होंने कहा भाई साहब आप लोग ना यहाँ मत आओ। हिंदुस्तान से दूर दूर से लोग जाने लगे। उन्होंने कहा यार आप लोग आओ मत, अपना भी किराया भाड़ा खर्च करते हो, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है, आप ना मुझे चिट्ठियाँ लिखा करो और मैं आपको चिट्ठी पर जवाब दे दिया करूँगा, उपचार बता दिया करूँगा, आप घरेलू वो कर लिया करो। इनके उपचार से नुकसान तो कोई हो नहीं सकता। चिट्ठियाँ बहुत आने लगी, तो डाकिया आता था ना, हाँ भाई डॉक्टर बर्मन की चिट्ठियाँ। अब कितनी बार डॉक्टर बर्मन की चिट्ठियाँ छाटेगा, कितना बोलेगा। वो डॉक्टर कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, डा लिखते हैं ना, डा बर्मन। तो वो डा में किसी ने डॉट नहीं लगाया, किसी ने चिपका के लिख दिया, तो वो डॉक्टर बर्मन कब डाबरमन से मन भी हट गया, डाबर 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 डाबर। किसकी चिट्ठी? डाबर की चिट्ठी है। डाबर की 200 चिट्ठियाँ आई हैं, डाबर की चिट्ठियाँ आई हैं, डाबर के घर जा रहा हूँ चिट्ठी बांटने, वो डाबर। और फिर वो आगे जब उन्होंने इसको
कमर्शियल फील्ड में उतरे और वो सब डाबर ही ब्रांड बन गया। तो ऐसे ही कब सिकंदर, तो हिंदू कहाँ से आया, हिंदू शब्द कहाँ से आया? सिंधु से हिंदू बन गए तो फिर सिंधु से हिंदू बन गया, इंडस वैली से हिंदू बन गया। इंडस में कैसे लिखते हैं, INDUS, तो उसका पहला वर्ड ही इंदू होता है, वो इंदू हिंदू बन गया होगा। वो पर्शियन जो है उनका प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक होता है, वो प को फ बोलते हैं, स को ह बोलते हैं, तो वो सिंधु को हिंदू बोलेंगे। और हमने अपना लिया ये हम हिंदू है। हम तो कुछ भी अपना लेते हैं, वेस्टर्न कल्चर के कच्चे बनियान पहनते हैं और देशभक्ति और सनातन धर्म की बात करते हैं। अरे फिर बिना सिला कपड़ा पहनो ना, फिर लंगोट पहनो। मतलब आप वेस्टर्न अंडरवेयर पहन करके, वेस्टर्न बनियान पहन करके आप कह रहे हो यार ये वेस्टर्न साले खराब है, ये कितनी गलत बात है। उन्होंने हमारा जो अच्छा था वो अपनाया, हमने उनका जो अपना था वो अपनाया। मेरी तो एक बार ट्रेन में बहस हो गई। वो अमेठी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर थे और एक कोई भाई साहब SBI बैंक के मैनेजर थे। मैं दिल्ली से गोवा आ रहा था, राजधानी की में थे। अब राजधानी में सफ़र करने का ये फ़ायदा होता है कि नीचे की भीड़ तो नहीं मिलेगी, उससे थोड़े ऊपर वाला क्लास मिल जाएगा। मैंने बहुत साल पहले, मतलब 15-20 साल पहले, शादी से भी पहले, मैंने नेशनल जियोग्राफिक पे ऐसी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, डिस्कवरी पे शायद, कि हमेशा ना हाई क्लास जगहों पे रहो, हाई क्लास ट्रांसपोर्टेशन पे सफ़र करो। उससे क्या होगा कि ये तो पक्की बात है ना कि जिसमें जितनी काबिलियत है वो वहाँ होगा। तो अगर कोई आदमी बेहतर जगह पर है तो कुछ तो बेहतर 100% तो नहीं, पर मैक्सिमम लोग, मतलब कम से कम उनके बोलचाल का तरीका तो अच्छा होगा। तुम राजधानी या शताब्दी में सफ़र कर लो, वहाँ देखो लोग बैठे हुए होंगे, बुक पढ़ रहे होंगे, मैगजीन पढ़ रहे होंगे, चुपचाप बैठे होंगे, गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। कोई खाना आया आप खाएंगे, और वहीं पे चले जाओ जनरल डब्बे में किसी भी ट्रेन में, सीट के लिए वो सीट के लिए लड़ रहे हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को लंबा कर रहे हैं, लेट के पैर और लंबा कर लो, कोई बैठ ना जाए। जो बैठ गया वो भी डेढ़ शाना है, वो भी थोड़ा धीरे धीरे खिसक रहा है। सीट के लिए रिश्तेदारियाँ जोड़ के बैठे हैं, चाय के लिए वे 2 रुपये पे बहस कर रहे हैं उससे, चाय बेकार है, चाय ठंडी है, चाय पे डिस्कशन चल रहा है। तूने कभी राजधानी शताब्दी में सफ़र किया, तूने वहाँ देखा है कि यार ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है? वो बात ही नहीं करते। वो कहते यार ये तो अभी इस जर्नी का एक्सपीरियंस है, हमने कौन सा रोज़ पीनी है चाय। पूरी रात निकल जाती है, कोई बात आपस में बातचीत नहीं होती, कोई शोर भी नहीं होता है। जनरल वैसे डब्बे में नहीं, अगर बातचीत भी हो तो डिसेंट बातचीत होती है, आप मुद्दों पे बात करते हो। और जनरल में बिल्कुल हालत ख़राब होती है, वहाँ तो मतलब रिश्तेदारियाँ जुड़ गई। अभी मैं गोवा, हाँ, ताश के पत्ते निकल आएंगे, लूडो चल रही है, मूंगफली होगी हाथ में। उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे और उनके खिलौने भी वैसे ही होंगे। शताब्दी के अंदर जो बच्चा सफ़र कर रहा है, एक बार मैं था ना जलंधर जा रहे थे, शायद हम लोग ही थे या मैं अकेला था, एक बच्चा खेल रहा था, शोर मचा रहा था, पर उसका शोर भी ऐसा था कि आप झेल पा रहे थे। यहाँ खिलौने कौन से होंगे जनरल में, पॉ पी पी पॉ पी पॉ, वो कान में बजाया जा रहा है। अब ये लीड कर सकते इंडिया को, समझ बात। तो वो मेरे को ना थोड़ा, मैं इसलिए मैं इस बात को बड़ा मानता हूँ, इसलिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि जितने हैं ना रील वील बनाने वाले, तो किताबों का, लाइब्रेरी का नाम सुन के भग जाएंगे। 80% तो लाइब्रेरी का नाम सुन के आएंगे नहीं, कौन जाएगा लाइब्रेरी, किताबों से तो भागे। बच्चे कुछ किताबें पढ़ने की एक्टिंग करेंगे, उनसे ड्रामा ज़्यादा देर होगा नहीं। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो वो मैंने कहा यार ये मौका अच्छा है। एक SBI बैंक का रिटायर्ड मैनेजर, वो दोनों हस्बैंड वाइफ छुट्टियाँ बिताने आ रहे थे, वो ट्रैवलिंग कर रहे थे रिटायरमेंट के बाद, वो लक्षद्वीप वगैरह होके आए। तो मैंने उनसे काफ़ी पूछा कि लक्षद्वीप में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती, काफ़ी बताया उन्होंने। तो उनको पहली बार मेरे से ये मालूम पड़ा कि यार कसिनो में खाना फ्री मिलता है, बाहर इंडिया से बाहर कहीं भी जाओ ना तो आपकी एंट्री फ्री होती है क्योंकि आप फॉरेनर होते हो। तो उनको बड़ा यार ये बढ़िया, हम इतने देश घूमा है, हमने कभी ट्राई नहीं किया, हम तो डर के मारे कि लूट लेंगे। मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं, सेफ होता है, और ऐसा कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको खेलना ही पड़ेगा, आप जाओ अपना एक्सपीरियंस करो, खाना पीना खाओ, आ जाओ। तो वहाँ पर एक वो कौन सी है, एमिटी यूनिवर्सिटी नहीं है वो, नोएडा में, उसके प्रोफेसर, हम 3 लोग बैठे हुए, ऐसी बात चली, कह रहे, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की एज भी सेम ही होगी लगभग। तो वो कि इंडिया का वो योगा, वो इतना बढ़िया योगा, ये अंग्रेज ले गए उसको, अब हॉट योगा बना करके बेच रहे हैं, हमसे सीखा, हमारा ये ले गया। फिर पता नहीं एक और बेवकूफ़ी वाली बात उसने करी कि गिद्ध गायब हो रहे हैं, अमेरिका की साजिश है इसमें, पता नहीं क्या क्या बोल रहा। मैं मेरी एक लेवल तक मैं झेल रहा था, फिर मैंने उसमें कूदा डिस्कशन में।
मैंने ऐसी फिर बात चली, फिर मैंने कहा भाई साहब बुरा मत मान। एक बात और बोला, हाँ वो चलो वो तो आगे की बात है। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, आप ये पैंट शर्ट पहनी है, इसके अंदर अंडरवेयर वगैरह पहनते हो कुछ? आप पहनते हो? मैं कहा कौन सा अंडरवेयर पहनते हो? लगा अंडरवेयर पहनते हैं। अच्छा, मैं कहा बनियान भी आपने पहनी है? हाँ। मैंने कहा ये पैंट शर्ट भी आपने पहनी है? उसमें कपड़े चेंज किए थे, वो होता है ना कि स्टेशन आने वाला तो चेंज कर लो, तैयार हो जाओ, बनने मियाँ बन जाओ। तो मैंने कहा ये सब तो वेस्टर्न है, क्यों अपनाया आपने इसको? अब वो उसके पास ना इसका काउंटर जवाब नहीं था। मैंने कहा देखो इंडिया में हम लोग बिना सिला कपड़ा पहनते थे, सुई नहीं थी, धागा। सुई की खोज नहीं हुई थी। धागा तो था तभी तो कपड़ा बना, पर सुई की खोज नहीं हुई थी। हमें कपड़े सिल के पहनने की आदत नहीं थी, हमें आता नहीं था। जब ये अरब व्यापारी आए, ये अपने साथ सुई लेके आए, मतलब इनकी वजह से सुई यहाँ पे आई और फिर हमने सिला हुआ कपड़ा पहनना शुरू किया। हिस्ट्री ढूंढोगे आपको मिल जाएगी। औरतें सिर्फ साड़ी पहनती थी, ब्लाउज नहीं पहनती थी क्योंकि वो सिलना पड़ता था। आदमी लंगोट पहनते थे जो कि बिना सिले बन जाता है। आदमी धोती पहनता था, लुंगी पहनता था, अंगोछा सा कुछ ओढ़ लिया, ये कर लिया। सिला हुआ कपड़ा हम नहीं पहनते थे। तो अरब सुई लेके आए, हमने सिला हुआ कपड़ा पहनना शुरू किया। अंग्रेज आए तो हमने हैट पैंट शर्ट, हमें आज भी स्कूल में पढ़ाया जाता है ना वेस्टर्न कपड़े, तो हम बोलते हैं पैंट शर्ट वेस्टर्न कपड़ा है। मैंने कहा इसको ना ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं कि मतलब उनके पास जो अच्छा था हमने अपनाया, सुविधाजनक था, हमारे पास जो अच्छा था वो उन्होंने अपनाया। आप इसमें कहाँ देशभक्ति और साजिशें ढूंढते फिर रहे हो? तो वो उसने मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कुछ दिया होगा जवाब। आदमी ऐसे में ईगो हर्ट हो जाती तो कुछ ना कुछ अपने मान सम्मान के लिए जवाब देता ही है। फिर मैंने उसको एक और बात बोली, मैंने कहा जी आलू आप नवरात्रों में व्रत रखते हो? हाँ रखता हूँ, पूरे रखता हूँ। मैं खाते क्या हो? बिल्कुल नहीं खाते। नहीं खा लेते, थोड़ा बहुत खाते हैं। क्या खाते हो? मैंने कहा उसने वो ये भी खाते वो भी खाते। जैसे उसने आलू बोला, मैंने कहा आलू तो स्पेन से आया है, आलू तो इंडियन है ही नहीं। आलू तो स्पेन से या इटली, स्पेन से आया है शायद, स्पेन से आया आलू। मैंने कहा हम तो वेदों के काल की बात कर रहे हैं, हम तो बहुत पुराने हैं। तो आलू तो आप खाते हो नवरात्रों में, और आलू तो बहुत बाद में आया है। तो पहले क्या खाते थे? या कुछ भी खाते होंगे, या चलो आलू आने का तो आप आलू खा रहे हो। मैं आलू खाने पे ऑब्जेक्शन थोड़ी उठा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने ऐड किया ना, तो चुप रहा, कोई जवाब ही नहीं। फिर एक कोई बात चली, कह रहा जी अब तो लड़के लड़कियों का कोई मतलब ही नहीं रह गया है जी, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा यार मेरी अभी थोड़े टाइम पहले छोटी बेटी हुई है, वो डॉक्टर मुझे ऐसे बता रहा है जैसे पता नहीं कौन सी मौत की खबर सुनाने के लिए आया है। डॉक्टर है वो। डॉक्टर सुना रहा है, मुझे संतावना दे रहा है। फिर वो नर्स आई थी, कह रही मेरी भी 2 बेटी हैं, देखो कितना कमाती हैं, डरने की बात नहीं है। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। वो कह रहे लड़की हुई है। मैं कहा तो क्या हो गया? मेरी अपनी माँ ने कहा था ओहो नहीं आए है लड़की हो गई। जैन आंटी का भी मुंह उतर गया था, मम्मी का मुंह उतर गया था। मौसी ने कहा अब क्या करेंगे आके तेरे घर जब लड़की हुई है। हमने सोचा लड़का होगा तो फंक्शन होगा। करण नहीं जी ये तो बेकार की बात है, ऐसे वैसे। पर उसकी एक बात अच्छी थी, जब मैंने उसको बोला, कह रहा मेरे ऑफिस में वो प्यून है, वो उसके 3 लड़की है, वो तो कहता मुझे तो गर्व है और ये है वो है। मैंने कहा भाई एक आदमी कह रहा है जी मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, क्योंकि या तो उसको ऑप्शन नहीं मिला रिश्वत लेने का, किसी ने ऑफर ही नहीं किया, या ऑफर है पर उसको डर है, हिम्मत नहीं है। तो दोनों ही सूरतों में अपने आप को वो ईमानदार डिक्लेयर करता है। असली ईमानदार वो होता है जिसको मिले ऑप्शन और फिर ना करे। तो मैंने कहा उसके पास ऑप्शन नहीं है, चौथे बच्चे को पाल नहीं सकता। आपने बोला प्यून है, तीसरा टाइम वो करके देख चुका है। अब उसके पास एक ही है कि अपने आप को या तो वो हीन भावना में चले जाए, ये उसकी मजबूती को हीन भावना में तो नहीं गया पर पाखंडी बन गया। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर किसी के घर में एक लड़की है तो एक लड़का होना चाहिए, या एक लड़का है तो एक लड़की होनी चाहिए। वो इसलिए कहता हूँ कि वो एक परिवार एक मतलब एक दोनों को मेल फीमेल भाई बहन मिल जाते हैं, बस वो चीज़ है। अगर 2 लड़के हो जाए तो बहुत बढ़िया, 2 लड़की हो जाए बहुत बढ़िया। इसमें मतलब क्या, आदमी कहता है ना कि यार एक लड़का लड़की हो भाई बहन हो तो वो ठीक होता है, एक साइकोलॉजिकल उनको सपोर्ट मिलता है, मतलब एक वो रहता है कि हाँ भाई कंप्लीट फैमिली। तो वो उस नज़रिए से मैं कहता हूँ कि हाँ फिर अगर आप ये सोच रहे हो तो फिर तो ठीक है कि अगर कोई कह रहा है कि यार लड़की है एक लड़का हो जाए तो ठीक है, भाई बहन बन जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कह के वो लड़का मेरे को वैतरणी पार कराएगा, मेरे को अंतिम उसमें आग देगा, मेरी अंतिम मतलब चिता में आग लगाएगा, वंश आगे बढ़ाएगा, वंश वृद्धि होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा, तो भाई
तेरे मरने के बाद वो तुझे आग लगाएगा नहीं लगाएगा कितने को क्या पता चल रहा है, और आग लगाएगा भी तो तुझे कौन सा पता वो देख रहा है। पर ये तो कहते हैं ना हाँ वो देख रहा है पापा जी यही घूम रहे हैं। 13 दिन बाद जाते हैं। साल भर बाद घर छोड़ेंगे ये होगा। अरे फिर इस हिसाब से तो फिर आपको हर जगह पे कोई किसी ना किसी का बाप देख रहा होता, रोज कोई ना कोई मर रहा होता। ऐसे ही नहीं इन्होंने धर्म बनाए है ना। आप जितने सवाल खड़े कर सकते हो सबके जवाब उनके पास है, आप इसे जीत नहीं सकते। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं धार्मिक हूँ और मैं ये सारे रीति रिवाज फॉलो करता हूँ और आपको मालूम है कि वो बेवकूफ़ बन रहा है बेचारा, सिग्नोफेनिया का शिकार है, तो आप उसे साबित नहीं कर सकते। उसके पास हर उसको जो जिन्होंने उसको ट्रेंड किया है या जिसको उन्होंने माना है उन्होंने सारे जवाब लिख दिए हैं। एक संत और एक ठग के पास हर बात के जवाब होता है, इसीलिए ठग सकता है किसी को। और जब जब संत पकड़े गए तो वो ठग निकले हैं, जो पकड़े नहीं गए तब तक वो संत है। सही है। जग्गी वासुदेव कब सदगुरु बन गया, कब ये सत्यनारायण राजू सत्यश्री साईं बन गया, कब एक देसी शराब बेचने वाला गांव ने जिसको निकाल दिया और दुनिया का पैसा देना वो आसाराम बापू बन गया, आपको पता ही नहीं। और जो अभी बहुत अच्छे हैं वो पूरा मेंटेन कर रहे कि बच्चे बने ना, हमारा चोला ना उतरे तो हमारी भी पोल खुल जाएगी। वो नित्यानंद ने नहीं अपना देश बना लिया जाके। हाँ, पूरा आदमी। तो चाणक्य ने तो ये 2,500 साल पहले लिख दिया था चाणक्य नीति में, जब तक मूर्ख रहेंगे तब तक धूर्त राज करेंगे। धूर्त राज कर रहे हैं मतलब। तो मुझे अभी किसी ने कहा कि यार भाई साहब आपको इतना ही आपके अंदर स्किल है, इतना ही सब कुछ है, तो आपको दोस्तों से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा। आप खुद बहुत कमा सकते हो। तो मेरे पास जवाब तो लंबा चौड़ा था पर मैंने उसको शॉर्ट में आंसर दिया कि एक तो मैं अब की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा अब की या तब की भी बात हटाओ। मैंने कहा अक्लमंद कभी पैसा नहीं कमाते हैं, ये बात ध्यान रखना। अक्लमंद के लिए लोग पैसा कमाते हैं। क्या रामदेव पैसा कमाता है? रामदेव के लिए दुनिया पैसा कमा रही है, आप खा रहे हो नमक हिमालय का। अक्लमंद व्यक्ति कभी पैसा नहीं कमाता है, उसके लिए लोग पैसा कमाते हैं, वो केवल एक सिस्टम बनाता है। बिजनेसमैन भी उसको कह सकते हैं, वो भी जो स्टाफ बनाता है। अक्लमंद कोई एक फाइनल डेजिग्नेशन नहीं है ना। 4 मूर्ख में 5वां अक्लमंद बन सकता है, 50 अक्लमंद जो है उनसे बड़ा वाला 50 में अक्लमंद बन सकता है, ऐसे सेगमेंट है। अब सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को बिजनेसमैन मान के बैठा है, कहाँ का अक्लमंद है? दीप सुबह 8 बजे जाके पहले अपनी भाटिया टेंट हाउस में झाड़ू लगाता जलंधर में, उसके बाद वो घर जाता है, नहा धो करके आता है, तब तक उसका स्टाफ आ चुका होता है। और मुझे एक दिन कहता कि यार हम तो बिजनेसमैन है ना, क्या करें? मैं तू कब से बिजनेसमैन हूँ, मेरी दुकान है, मैं सुबह आके खोलता हूँ बंद करता हूँ, मेरे नीचे 4 लोग काम कर रहे हैं। मैंने कहा इसको तो सेल्फ एम्प्लॉय बोलते हैं। तू तो अपने ही नौकरों की तरह, बस तेरे से अच्छे तो तेरे नौकर है, कम से कम एक टाइम तो है। तो वो है वो तेरे ही नौकरी कर रहे हैं, तू अपनी नौकरी कर रहा है, इसमें बिजनेसमैन कहाँ से आ गया? मैंने कहा दूसरी कहाँ है शॉप जहाँ पे तू बिना जाए ऑपरेट करता है? कह रहा नहीं है। तो मैं कहा फिर ऐसा थोड़ी कि मैं 1.5 शान हूँ, मैं तो अंधों में गाना राज हूँ, मेरे से ऊपर के लोग हैं, फिर उसके उनके भी ऊपर के लोग हैं, उनके भी, इसका कोई एंड नहीं है। बुद्ध का कोई गुरु था, सुकरात का कोई गुरु था, है ना? ये क्या होता है, ये लोग कि कोई एक आदमी गुरु नहीं होगा। ये क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लेते हैं, अब इनके पास धीरे धीरे सबकी नॉलेज आ जाती है और वो गुरु बन जाते। ओशो, 37 देशों ने जिस आदमी को बैन किया हो, 37 देशों ने, वो भी आप सोचो आज से 50 साल पहले, सही बात है। जिस आदमी को बोला अमेरिका के आप जूते चप्पल उठाने को तैयार हो और अमेरिका उसको कह रहा है कि भैया इसको निकालो यार। आज तक अमेरिका पे इल्जाम है कि स्लो पॉइजन दिया था। वो आदमी का गुरु कौन है? कोई नहीं। एक मग्गा बाबा का जिक्र मिलेगा आपकी, उनकी जब बायोग्राफी पढ़ने जाओगे तो एक मग्गा बाबा मिलेंगे, वो भी बचपन में उनके गांव में कोई मग्गा बाबा आए तो उन्होंने कहा था तू कुछ करेगा, वो भी चेले चपाटों ने चमचागिरी में कहानी जोड़ दी होगी। हाँ। क्या होता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को पढ़ते हो, लोगों से मिलते हो, ट्रैवलिंग करते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, तो आपका गुरु ये सब चीज़ें बन जाती हैं। ये कप चाय आपकी गुरु बन सकती है, चकली गुरु बन सकती है, पेड़ पौधे गमले, ये कुत्ता बिल्ली मुर्गा, ये आपके गुरु होते हैं।
जो तो आपने सिखा रहे हाँ हैं। कोई नहीं किसी को सिखा सकता, ये सिखा नहीं रहे हैं हम, जिसमें क्षमता है। ये तो ये सब चीज़ें तो तेरे लिए भी हैं, जो यहाँ आ रहे हैं हमसे मिलने, इतनी इतनी दूर से आते हैं स्पेशली टाइम निकाल के, तो उनके पास भी तो ये सब चीज़ें हैं, इंटरनेट तो उनके पास भी है। क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन पावर, तो इनकी ऑब्जर्वेशन पावर तेज थी, इन्होंने सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा सीखा, तो ये सब चीज़ें इनकी गुरु बन गई। पर गुरु तो वो तो कह रहे थे हम तो ये पेड़ है, तो पेड़ तो सबके लिए है ना, पर सबने उसको पेड़ देखा। सुकरात ने यही तो बोला कि जब पेड़ को देखो तो उसको पेड़ के रूप में मत देखो। फिर ये देख जेरी, फिर ये देखो कि ये पेड़ का तना ब्राउन क्यों है, पत्ते हरे क्यों हैं, पत्ते ब्राउन और तना हरा क्यों नहीं है, मतलब सवाल करो। सवाल करो, समझो। तो ये सब चीजें मिलके इनको गुरु बन गई। हमारे टाइम में पॉलिटिकल साइंस की जो बुक थी ना, उसमें अरस्तु का नाम बहुत बार था, पर ऐसे बताया नहीं गया था। अभी मैंने 11th की पॉलिटिकल साइंस बुक देखी, तो उसमें सुकरात के बारे में जो उसके जो संवाद है ना बताया, वो बुक में जो है, वो कौन सी एकेडमी बुक में, वो उसके फर्स्ट चैप्टर के फ्रंट से ही शुरू करे, थोड़े 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 से संवाद देंगे बस। अरे ये सुकरात में से वो चीज निकाल के लाएंगे। जब आप कोई डिज़ाइन बुक पढ़ते हो या सिलेबस पढ़ते हो, तो उसमें क्या होता है, अब जैसे यूपीएससी मटेरियल है, उसमें आपको उन्होंने छांट करके हर करेक्टर को की वो बातें जोड़ी हैं जो उनके खिलाफ ना जाए। अब मान लो कहीं पे यूपीएससी मटेरियल में कभी किसी को ये पढ़ाया जाएगा इसमें जिसमें तुम्हारे देश की पोल खुल जाए, कभी नहीं। मतलब इन्होंने कंटेंट वो हाँ डिज़ाइन किया हुआ है। एक होता है फ्री कंटेंट। अब इंडिया में फ्री कंटेंट कहाँ से आएगा जब आप कोई खामी पे बात ही नहीं कर सकते। सही बात है। हर एक ने अपने अपने जो पूर्वज को हीरो बना रखा है। तो फ्री कंटेंट का मतलब होता है कि आप फ्री हो, आप एक्सप्लोर। एक तरफ से आप वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हो, दूसरी तरफ से आप कहते हो आप बॉर्डर्स की बात करते हो, आप कहते हो रोहिंग्या आएंगे नहीं, या कोई ये ऐसे है या वो वैसे हैं। अभी वो लड़की का कौन सा मर्डर हो गया, वो लड़का मुस्लिम है, श्रद्धा। हाँ, तो वो उसके पीछे लगे हुए कि ये मुस्लिम है, जबकि उसी के बाद में 3 और सेम मिलते जुलते मर्डर हुए हैं। अच्छा। हाँ, वो तीनों में हिंदुओं ने हिंदुओं के साथ किए हैं। उसको नहीं हाईलाइट कर रहे। हाँ, वो हाईलाइट नहीं होंगे क्योंकि वो क्राइम है, पर वो मुस्लिम था। अरे 2 लड़का लड़की मिलो किसी भी धर्म के थे, क्राइम तो क्राइम है, उसको धर्म से जोड़ के ना उसको बढ़ा देते बस। ये क्या होता है ना, जहाँ ये क्या होता है, ये बेरोजगारी की, मेरे को नेपाल में एक बंदा मिला था, उसने बोला था कि आप लोगों को काम दे दो, जो क्राइम है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ना के बराबर रहेगा। क्योंकि आदमी क्राइम कब करता है, जब उसके पास कोई चीज़ नहीं होती, उसको चाहिए होती है। दूसरा, आदमी क्राइम तब करता है जब वो फ्रस्ट्रेटेड होता है, और फ्रस्ट्रेटेड जानबूझ करके रखा जाता है। मुझे लगता था कि शायद हमारे देश में ना कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से हम लोग प्रॉपर रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, हम प्रॉपर कोई लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। इसे मुझे मालूम पड़ा कि ये तो इंटेंशनली जानबूझ करके हर सरकार, ये सरकार नहीं, हर सरकार, बहुत सारे देशों में सरकारें जानबूझ करके लोगों को परेशान रखती हैं, फ्रस्ट्रेटेड रखती हैं, गरीबी रेखा से नीचे रखती हैं, रोजगार नहीं देती है जानबूझ करके, ताकि उन्हें मैनिपुलेट कर सके। क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति मैनिपुलेट जल्दी होगा। जिस आदमी का बढ़िया घर चल रहा है, वो अपना सुबह जाता है अपने काम पर, शाम को आता है, बढ़िया चल रहा है, बच्चे की फीस निकल रही, सब कुछ है, उसको आप बोलोगे यार हिंदू मुसलमान कर ले, वो कहेगा यार मैं बैठ के तो राय दे सकता हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, छुट्टी करना उसको उसके बस की नहीं है। मैं कभी इमेजिन करता हूँ कि सड़क पर दंगा हो रहा है और उसमें जो मेरे दोस्त है वो खड़े, वो कभी खड़े ही नहीं हो सकते। उनको मालूम है यार वहाँ जाएंगे आज के 2000 रुपये का नुकसान हो जाएगा, वो जाएंगे नहीं। हमने 15 साल दिल्ली में अपनी बिल्डिंग में सारे काम हमने क्यों करवाए, क्योंकि मैं ही एक विल्ला था, बाकी सब तो नौकरियां गुलामियां कर रहे थे। तो वो कहते राकेश जी आप ही करवा लो, क्योंकि उनको मालूम है हम अगर आए काम कराना हमारा तो दिन का 1000-1500 की जो सैलरी कट जाएगी। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि ये साथ नहीं देंगे, ये रैली में झंडा पकड़ के नहीं चलेंगे, ये भीड़ नहीं बनेंगे, ये दंगा फिसाद नहीं करेंगे, ये सब नहीं करेंगे। तो उनको फ्रस्ट्रेट रखने के लिए, उनको अपनी आर्मी बनाने के लिए, उनको रोजगार से जानबूझ करके इंटेंशनली दूर रखा जाता है, ताकि वो फ्रस्ट्रेट रहे और मैनिपुलेट रहे। ये पूरा इंटेंशनली प्लान है। आप तो वो नेपाल में मेरे को बंदा मिलता, उसने कहा आप लोगों को काम दे दो, क्राइम ही नहीं करेगा कोई। क्राइम भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, और एक होता है कि आप मैनिपुलेट हो गए हो। तो और सरकारें इतनी माहिर होती हैं
पॉलिसी साइकोलॉजी के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है पॉलिसी। पॉलिसी में मतलब आप लोगों के साथ पॉलिसी कि जैसे आपने बोला कि यार आज बेरोजगारी बहुत है, तो पॉलिसी का कोई जब कोई यूज़ करेगा तो वो ये बोलेगा अच्छा 10 साल पहले कहाँ थे तुम जब रोजगार, तब बड़े रोजगार मिल रहे थे। यार हम आज की बात कर रहे हैं, उसको ये बोलना चाहिए कि तू झूठ बोल रहा है, आज रोजगार नहीं है। मतलब उसने बोला आज ये प्रॉब्लम है, आप ये बोलोगे कि आपके पास दो जवाब होने चाहिए, या तो भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये रहा उसका रीज़न, या है। वो क्या बोलेगा आज ये प्रॉब्लम दिख रही, तब कहाँ थे तुम। ये पॉलिसी होती है। तो पॉलिसी को यूज़ करना फ्रस्ट्रेटेड लोगों के ऊपर बहुत आसान होता है, और ये इतना ज़बरदस्त यूज़ होता है कि जो जो करंट गवर्नमेंट है, मतलब ऐसा यूज़ कर लेते हैं इसको कि आज कोई आदमी के पास नौकरी नहीं है तो वो आज की गवर्नमेंट का नहीं गिरेबान पकड़ेगा, वो कहेगा पुरानी गवर्नमेंट का। तो अमेरिका में एक आदमी ने हिलेरी क्लिंटन और 3-4 और नेताओं को कोई बम कोरियर कर दिए। FBI ने जांच शुरू करी, उस आदमी को पकड़ा। वो आदमी कौन निकला? वो आदमी एक बेरोजगार गरीब जो मोटर वैन में रहता है। वहाँ पे ना गरीब लोग मोटर वैन में रहते हैं, मतलब कि कार के अंदर ही घर बना लेते हैं। तो वो एक मोटर वैन में रहने वाला बेरोजगार गरीब आदमी निकला। अब कायदे में उसको शिकायत तो ट्रंप से होनी चाहिए थी कि यार तू राष्ट्रपति है, तेरे राज्य में मैं यहाँ पर भुखमरी में बैठा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, तो तेरे से मेरे को शिकायत है। पर उसको ऐसा मैनिपुलेट कर दिया गया कि तुम्हारे साथ जितनी भी समस्या है ना वो पहले वाले लोगों की वजह से है। और उसने हिलेरी क्लिंटन और पता 2-3 नेताओं को एक छोटा मोटा जो भी बम बना पाया कोरियर कर दिया। ये होता है आपको खाली रखने का नतीजा। आप बिजी रहो, फिर देखो ना तो धर्म आपके ऊपर हावी हो सकता है। कोई आदमी अपने 2000 रुपये की नौकरी की छुट्टी करके, पर डे की छुट्टी करके घर में मंदिर में किसी मंदिर में जाएगा? नवरात्रों के अंदर जब कंजके बैठती हैं तब देखा करो गुलामों को, तब तो घर में तब तो भैया पूड़ियाँ बनाई, पैक किया, लड़कियों को वहीं बांट दी और निकल गए, पता ऑफिस पहुंचना टाइम पे। उसके लिए भी टाइम नहीं होता इनके पास। हाँ, तो मतलब क्या है कि अगर आपके पास रोजगार है तो आपके पास धर्म के लिए भी टाइम नहीं है, कम से कम उतना तो नहीं जितना ये 24 घंटे। पर वेला आदमी क्या करेगा? वेला आदमी किसी संत को पकड़ लेगा, किसी आश्रम को ज्वाइन कर लेगा, कोई विपासना करने बैठ जाएगा, कोई वो क्या मेडिटेशन। एक तो मेडिटेशन की बड़ी बात करते हैं ये, इसीलिए ना अक्लमंदों को बहुत बड़ा फायदा मिलता है जब लोग परेशान रहेंगे। परेशान रहेंगे तो वो संत के पास जाएंगे, परेशान रहेंगे तो बातों में जल्दी आएंगे। मतलब देखो वेल्ले परेशान है तो पॉलिटिशियन से इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, वही कार्यकर्ता बनेंगे। और मानसिक तौर पे परेशान है तो वो संतों के चक्कर में आ जाएंगे। तेरे अपने कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिनकी मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, और वो मैं फेसबुक पे पोस्ट देखता हूँ उनके किसी न किसी गुरु को पकड़ रखा है, किसी न किसी आश्रम को पकड़ रखा है। जो हासिल किया वो अपने दम पर किया, वो क्रेडिट दे दिया किसी और को। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, वो कौन है वो 26 साल का जो लड़का था, शंकराचार्य, 26 साल की उम्र में उन्होंने वेदांत दे दिया। मतलब वेदांत का मतलब हो गया वेदों का कंक्लूजन, वेदों की फिलॉसफी को दे दिया उन्होंने 26 साल की एज में, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा थी। कुछ नहीं हो सकता इस देश का, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कुछ करोगे ना तो लोग आपको क्या बोलेंगे कि जैसे मैंने बोला कि यार दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है और मैं गोवा आ गया, तो आप भाग गए। हाँ, वहाँ रह के कुछ किया क्यों? मतलब मैं वहाँ पे जाके क्या गली गली में पेड़ लगाता फिरूं? मेरे दोस्त लगाते ना अपने बच्चों के जन्मदिन पे पेड़ लगाते, फोटो खींच के डाल देते फेसबुक पे, तो आप पेड़ लगा लोगे? पेड़ लगाने से ज़्यादा पुराने पेड़ों को बचाना चाहिए ना। मतलब वो करेगी, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें कि क्या एक आम आदमी के काम में, मतलब एक आम आदमी पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए पेड़ लगा सकता है? एक आम आदमी ये अपने जीवन में 1-2 पेड़ लगा सकता है, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे काम है ना। तो पेड़ लगा दिया, उसका वो मर जाए, उससे क्या फ़ायदा? ये काम होता है, ये काम हम नहीं कर सकते। हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, बच्चे की फीस भर सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, इसीलिए तो हम सरकारें बनाते हैं, उनको टैक्स देते हैं कि भाई आप लोग। हम अपने प्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं कि हम जो काम नहीं कर सकते वो काम वो करे।
और वो करने के लिए वो सक्षम रहे, इसलिए हम टैक्स देते हैं, वो हमसे टैक्स चार्ज करते हैं। मेरी मेरी जवाबदेही नहीं है कि दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा है, मेरी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मेरी जो जिम्मेदारी है, जैसे एक होता है हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट की बात है और फंडामेंटल ड्यूटी भी है। पढ़ा लिखा आदमी सिर्फ राइट की बात करता है, ड्यूटी की नहीं। तो मेरा जो ड्यूटी है वो मेरे तक सीमित है ना, कि हम पॉल्यूशन ना करें। मैं और नहीं करूंगा। हाँ। मैंने अपने बच्चों को पटाखे चलाने से मना कर दिया, हमने जो भी कर सकते थे वो हमने किया अपने निजी जीवन में। अब अगर मैं यही बात अगर 200 लोगों के निजी जीवन में लाने जाऊँ तो मैं तो नेता बन गया, हाँ, वो है ना। तो मैं नेता नहीं बनना चाहता। तो वो कहानी यहाँ पर है कि हम जो नहीं कर सकते सामूहिक तौर पे, उसके लिए हम अपने बोलते ना जन प्रतिनिधि, क्योंकि वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब ये अगर आप मैं बोल रहा यार वहाँ पॉल्यूशन है भैया, मैं तो सेफ जोन में आ गया, तो यार आप तो भाग गए। और वहाँ पे मैंने कहा ये कई कारणों में से एक कारण है, ये इकलौता कारण नहीं है। अब गाड़ियों के पीछे लोग जाट, पंडित जी, ब्राह्मण समाज, ठाकुर, यादव, जाट की ठाठ, बिश्नोई समाज, मतलब अपनी जो जात है उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, हाईलाइट करते हैं। जो थोड़े से वो हैं जो प्रमोट नहीं कर सकते, जैसे वैश्य समाज है, वो दबंगई तो दिखा नहीं सकते, तो वो गुप्ता जी की ठाठ ऐसा तो नहीं लिखे हैं, क्योंकि गुप्ता जी का तो हमने बर्गर ही देखा है वहाँ पे जो सबसे मशहूर होता है, मेवाड़ की आइसक्रीम और गुप्ता जी का बर्गर। तो ये क्या लिखेंगे, फिर इनका एक ही होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मतलब उनके पास जाने के लिए आपको पहले हारना पड़ेगा। मतलब ये देख, वो तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये क्लियरली ये कह रहे हैं कि वहां पर जितने भी लोग हैं वो हारे हुए हैं, क्योंकि वो हारे का सहारा है, हारे हुए को जिताते हो। अगर मैं बोलूँ कि मैंने तुझे जिता दिया, इसका मतलब ये है कि तुम पहले जीते हुए नहीं थे, है ना। तो मान रहे कि हम तो इन्हीं के सहारे से चल रहे। वो मान रहे हैं या मनवाया जा रहा है। अब हम ये मान ले कि कहीं पर कोई गर्दन है और वो खाली गर्दन जो है वो बैठ करके लड़ाई देख रही है, मान लो भाई, मान लो। ये सब जगहों के बारे में हम इसलिए बात कर सकते हैं कि हम खुद इन सब जगहों पर बहुत गए हैं, ऑब्जर्व किया है मैंने ना डीपली बिलीव भी किया। मतलब मैंने जब इन जगहों पे गया तो ऐसा नहीं कि मैं कोई रिसर्च करने गया, समझ नहीं गया, तो फिर पूरी शिद्दत के साथ गया कि देखें कि क्या परिवर्तन होता है। हमने कोई उनका वो नहीं तोड़ा, नियम जो था जो थे सारे नियम फॉलो करे और पूरी श्रद्धा भाव से। उस समय फिर क्वेश्चन नहीं था, फिर मान लिया था कि हाँ गर्दन कटी थी और गर्दन कहीं रखी थी और वो वहां से बैठ के महाभारत की लड़ाई देख रहे थे। सही बात। भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र, मतलब कौन कौन से करेक्टर ले आया जो लीड रोल में भी नहीं थे। मतलब घटोत्कच को गायब कर दिया, उसका बेटे आगे। हाँ, मतलब महाभारत एंड नहीं थी जो हमने देखी थी, वो अधूरी थी अभी। अरे अभी तो देखो ना, मतलब यार जो इंडिया के शंकराचार्य हैं स्वरूपानंद, जिनकी अभी शायद कुछ दिन पहले डेथ हुई है, कुछ दिन पहले, हाँ, जो अभी लेट थे ना शंकराचार्य, उनका मैंने एक बार इंटरव्यू देखा। वो कह रहे कि भैया शास्त्रों में, वेदों में कहीं पे भी संतोषी माता नाम की देवी का जिक्र नहीं है, है ही नहीं जिक्र। ये कौन कह रहे हैं? शंकराचार्य, जिनका काम है मतलब पूरे धर्म गुरु जिसे कहते हैं टॉप पे होना। वो कह रहे हैं कि भैया कहीं पर भी जिक्र नहीं है संतोषी माता का, किसी भी वेद में, किसी भी शास्त्र में कहीं पर भी वर्णन है ही नहीं कि संतोषी माँ नाम की कोई देवी थी। उस पे एक मूवी क्या बनी? एक मूवी बनी, एक मूवी माइथोलॉजी के ऊपर एक काल्पनिक मूवी बन गई, एक देवी का नाम रख दिया लोगों ने, वो इतनी सुपर डुपर हिट हो गई कि लोगों ने सच में वो पैसा कलेक्ट करने के लिए बाहर मंदिर बनाते थे, हॉल के बाहर। तब मैं फर्स्ट में पढ़ता था शायद, ये जब मूवी आई थी, तो लोग बताते, लोगों ने, औरतों ने व्रत रखने शुरू कर दी शुक्रवार के, उस दिन खट्टा नहीं खाना है, नहीं तो अंधे हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुड़ चना खाना है। गुड़ चना नहीं, गुड़ चना तो वीरवार का होता है। संतोषी माता की देवी में भी वो एक उस मूवी देखेगी ना, तो उसमें वो कोई भैंस या कोई सांड आता है, फिर वो गुड़ चना देते हैं, वो शांत हो जाता है, ऐसा कुछ है। अच्छा। तो वो मतलब गुड़ चना खाना है, खट्टा नहीं खाना है उस दिन, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। वैभव लक्ष्मी का व्रत होता है उस दिन, इस चक्कर में। नहीं, मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को ना एक चीज़ देखो कि आप जो पूरी शिद्दत से मान रहे हो, वो एक
भौगोलिक तौर पे एक लिमिटेड एरिया तक के लोग मान रहे हैं। जैसे हम अभी सौरू जी के घर गए, वो गोवा के अंदर साउथ गोवा में एक ट्राइबल है, एक आदिवासी है, हाँ, तो उनके यहाँ पर उनकी अपनी कुल देवी है, हाँ, उनके अपने रिवाज है जिसके बारे में लोगों को मालूम भी नहीं है ना। और उन्होंने उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कृष्ण में, राम में, वैष्णो देवी में या संतोषी माता में, उनकी अपनी देवी है। हर गांव की अपनी देवी होती है। पॉपुलैरिटी की वजह से लीड रोल में अब कुछ लोग आ गए हैं, कुछ कुछ भगवान आ गए हैं। जैसे जब पहले लोग राम राम कहा करते थे, जय सिया राम कहा करते थे, अब जय श्री राम कहते हैं, हाँ, सिया राम कम बोलता है, श्री राम बोलता क्योंकि एक ट्रेंड चल रहा है। अब देख, जय श्री राम में एग्रेशन है, अहंकार है, ताकत का प्रमोशन है। जय सिया राम में शांति है। राम राम में एक तरह का जैसे नमस्कार है, गुड बाय बोलते हैं या हेलो बोलते हैं, वो चीज़ है। अब कोई आपको जय सिया राम कह रहा है और एक आदमी जय श्री राम कह रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा लोगे कि उसका दिमाग कहाँ जा रहा है, क्योंकि दोनों के भाव अलग है ना, कहने का पूरा वो तरीका अलग है। तो टोटल प्रमोशन चल रहा है। अच्छा, क्या जय श्री राम में इस्कॉन वाले शामिल होंगे जो राधे राधे करते हैं या हरे राम हरे कृष्णा करते हैं? पर क्योंकि अब पॉपुलैरिटी बढ़ा दी गई है, तो अब जो इस्कॉन कोई फॉलोवर हैं वो भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाके जय श्री राम करेंगे। बोलेंगे। हाँ। समझ गई बात? तो ये ऐसे चल रहा है। हमने तो अपने आप को इन सबसे दूर रखा है। ये सवाल नहीं करते। और ये मैं कह रहा हूँ कि जब अभी देखो ना, यहाँ पर आप कह रहे हो कि यार ईश्वर ने, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, या हमारे को बजरंग बली ने सब कुछ दिया, या राम जी ने सब कुछ दिया, या वैष्णो देवी ने सब कुछ दिया, या अल्लाह ने सब कुछ दिया। अब कितने 36-37 देश हैं, शायद 36-37 देश है जहाँ पर इस्लाम है, इस्लाम को मानने वाले देश है। पर दुनिया में तो अकॉर्डिंग टू UN 195 प्लस कंट्रीज है। बाकी जगह क्या मानते थे? तो फिर अब दूसरे नंबर पर हिंदू। ईसाइयत आती है। ईसाइयत शायद पहले नंबर पर आती है। अब क्या है कि जहाँ पर लोग कहते हैं कि गॉड ने सब कुछ दिया, तो हम ये मान लें कि अल्लाह वहाँ पर नहीं है, उसकी पकड़ नहीं है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ काम नहीं कर रहा है। और अल्लाह को मानने वाला अगर गॉड वाले एरिया में जाता है तो वहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। तो वो कैसे काम कर रहे हैं? या सबका वो कोई एक ऐसी चिप लगी हुई है कि अल्लाह वाला बंदा कहीं भी जाएगा अल्लाह उसके साथ रहेगा, ईसाई वाला कहीं भी जाएगा ईसाई उसके साथ रहेगा। बजरंगी भाईजान में बोलते हैं ना कि हनुमान जी कहते हैं पाकिस्तान हाँ, में भी। वो तो नहीं, बात समझे नहीं। हाँ, लोग जानते हैं, गाए बगाए मजाक में इस सवाल को खड़े करते हैं, पर ये बहुत गंभीर सवाल है कि इसका इन्होंने जवाब दे दिया कि सब एक ही है। सब एक ही। अगर सब एक है तो फिर तुम क्यों बटे हुए हो? अगर ईश्वर एक है तो फिर तुम क्यों बटे हुए हो? मान लेते ईश्वर एक है, कॉस्मिक एनर्जी है, तो फिर तुम ये बोलो कि सबका सर्वर अलग अलग है जी, ये अल्लाह वाला सर्वर है, ये हिंदू वाला सर्वर है, ये ईसाई वाला सर्वर है। ये सवालों का, क्योंकि क्या होता है ना, इनमें ज़्यादातर लोग ट्रैवलर नहीं है, इसलिए इनके दिमाग खुले हुए नहीं है। अब जो आदमी जिस समुदाय के बीच में पैदा हुआ, वही पला बड़ा, वही मर गया, वो कभी भी इस सवाल को उसके दिमाग में जन्म ही नहीं लेगा कि अगर मैं, सब वही चल रहा है, सब वही कर रहे हैं। अब जो हिजाब वाला मुद्दा था, उसमें जो अरब की फीमेल्स हैं जो यूरोप वगैरह में रहती हैं या कहीं भी वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, सेटल्ड है, फर्स्ट पीढ़ी नहीं, सेकंड या थर्ड पीढ़ी, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो पहन रही है, उनको बोल दो उतार दो भाई, अब लॉ नहीं है, वो उतार देंगे। पर क्या अरब में लोग गर्दन कटवा देंगे? उतारेंगे नहीं, क्योंकि वो खुल गए ना वहाँ जाकर। उन्होंने देखा कि यार मेरे ऊपर जो लॉ लागू हो रहा है, मतलब मेरे ऊपर जो मेरे धर्म ने जो बोला कि ये ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो वो जो करेगा गलत मेरे साथ ये रूल ना फॉलो करने पर, वो इनको कैसे बख्श रहा है? या वो इनको इसलिए बख्श रहा है कि भाई तू मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, इसलिए मैं तेरे को तो कुछ नहीं करूंगा, तू पहन हिजाब। या अंग्रेज को नहीं बोलूंगा कि तूने हिजाब नहीं पहना, तेरे को सजा मिलेगी। मुसलमान पर अगर तुम मेरे इस्लाम में हो तो तुम्हें हम सजा देंगे। सेम चीज़ ऐसी हिंदू यहाँ पे मंगलसूत्र पहन रहे, वहाँ नहीं पहन रहे, यहाँ नहीं पहनोगे तो आपको लगेगा यार गलत हो गया, या सिंदूर नहीं लगाया तो गलत हो गया। तो ये जो सवाल कब खुद आएंगे दिमाग में मालूम है? जब आप ट्रैवलिंग करोगे, जब आप और लोग को नाना प्रकार के लोगों से मिलेंगे। हमें किताबों में पढ़ते हैं नाना प्रकार की मिठाइयाँ, नाना प्रकार, विभिन्न प्रकार के लोगों से जब आप मिलोगे तो आप पाओगे कि यार मैं तो अभी आरती करके आया हूँ मंदिर में,
ये आदमी का मंदिर से दूर दूर तक वास्ता नहीं, इसको पता भी नहीं मंदिर क्या होता है, इसको बस इतना मालूम टेम्पल है, अंदर कभी गया नहीं, क्योंकि ये दूसरे देश का, दूसरे धर्म का नागरिक है। तब आपके मन में ये सवाल पैदा होगा कि यार मैं तो मान रहा हूँ, ये तो नहीं मान रहा, हो सकता है किसी और को मान रहा हो। तो जब यहाँ पे ये मुसीबत में होगा तो इसका जो वो वहाँ उस एरिया वाला वो यहाँ आएगा मदद करने, मेरा वाला वहाँ जाएगा। ये सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपनी मदद खुद करते हैं कि हमारा एक्चुअली भगवान तो हमारे अंदर है। जैसे गीता में कहा गया ना, जैसे कि वो कहते हैं कि कन्हैया कन्हैया तुमको आना होगा, गीता में दिया हुआ वचन निभाना होगा। अब मूर्ख क्या करेगा, वो कन्हैया कन्हैया करता रहेगा। कन्हैया तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। उसको तुम ला ही नहीं देना। एक जगह पे आग लग गई, भीड़ पैनिक कर गई, मान लो पिक्चर देख रहे हो कोई और आग लग गई पिक्चर में, जैसे वो उपहार कांड हुआ, तो मूर्ख क्या कर रहे हैं, कन्हैया कन्हैया तुमको आना होगा, गीता में दिया हुआ वचन निभाना होगा। वो कन्हैया को याद कर रहे हैं, कोई अल्लाह को याद कर रहा है, कोई किसी को याद कर रहा है, कोई किसी को, कोई गॉड को याद कर रहा है और भग रहे हैं इधर उधर। तभी उनमें से एक आदमी खड़ा होगा, वो रहा एग्जिट गेट। मतलब एक आदमी जाके एग्जिट गेट ढूंढेगा और खोलेगा और सब भीड़ वहां से निकल जाएगी। वो कहेगा हमारा कन्हैया। उनके लिए वो था कन्हैया, और वो कहेंगे कन्हैया ने हमें बचाया। उस आदमी की तो परवाह नहीं करेंगे, उसको तो इनाम विनाम देकर के घर बिठा देंगे। या कहीं पर एक आग लगनी शुरू हो रही है, सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, भाग रहे हैं, छुप रहे हैं, और एक आदमी जाता है, वो सीज फायर का सिलेंडर लेता है और आग बुझा देता है। कन्हैया उसके अंदर था जिसने उसको भी बचाया और उसके आसपास के लोगों को भी बचाया। और हम कन्हैया ऊपर गर्दन देख करके कन्हैया कन्हैया तुमको आना होगा। और वही कन्हैया है, वही अल्लाह है, वही चीज है। हाँ, मैं किसी एक धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा ना, मैं वहाँ पे ग्रुप में सारे लोग होंगे तो सबके लिए अरे तो कोरोना में क्या कोई गॉड के ही फॉलोअर को मारा गया या अल्लाह के फॉलोअर को मारा कोरोना ने, या हिंदुओं को ही मारा? उसने तो कहा आ जाओ भैया, अब सारे अब सब अल्लाह गॉड भगवान ईश्वर सब धरे रह गए, सब धरे रह गए। जिनके अंदर का भगवान जिंदा था, उनकी अकल काम कर गई, उन्होंने अपने अंदर वो बदलाव किए, वो बच गई। बाकी कुछ डेथ प्रोबेबिलिटी होती, संभावनाएं। अब आपने जिंदगी भर ऊट पटांग खा के अपनी इम्यूनिटी वीक करी, तो ऐसे टाइम पर जिनकी वीक थी वो जल्दी छट लिए, जिनकी थी वो थोड़े सर्वाइवल मोड में आ गए, है ना। जो अक्लमंद थे, जिनके पास पैसा था, वो भाग गए ऐसी जगहों पे जहाँ पे आबादी बहुत कम रहती है। मैं तो ऐसे ऐसे करोड़पतियों को जानता हूँ जो कोविड के दौरान भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ में बड़े बड़े शहरों के बीच में भीड़ में रहते रहे। मैं तुमने पैसा किस दिन के लिए कमाया था? सही बात है। अपने परिवार को, जिनकी आपको चिंता है, जिनके मरने से आपको दुख हो सकता है, उनको लेकर के जाओ ना कहीं जंगल में, एक घर किराए पे लेके रह लो किसी छोटे मोटे गाँव में, कम से कम प्रोबेबिलिटी तो कम हो जाएगी। ये कहते हैं वहाँ ना हॉस्पिटल नहीं है, पर वहाँ बीमारी भी तो नहीं है। अगर वहाँ पर तुम्हारी इस बात की संभावना है कि भी अगर तुम बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल का इलाज नहीं होगा, तो वहाँ पर इस बात की भी तो संभावना बढ़ जाती है कि तुम बीमार नहीं पड़ोगे। मैं क्यों दिल्ली से जलंधर गया और उसके बाद भी मैंने बोला था उसको कि भी मैंने कहा अगर ये कोविड दोबारा बढ़ता है तो पैसों का इंतजाम रखो। हम हिमाचल आसपास सबसे नज़दीकी जगह हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के किसी भी सबसे एकदम कटे हुए एरिया के गांव में जाके कोई कमरा किराए पे ले लेंगे 3-4 महीने के लिए, वहीं पड़े रहेंगे, वहीं सब्जी खरीदेंगे, वहीं खाएंगे, अपना बनाएंगे कमरे के अंदर, 3-4 महीने बाद निकलेंगे जब कोविड का कुछ हो जाएगा बंदोबस्त। सिंपल बात। पर बड़े बड़े करोड़पति वहीं रहते रहे, पाव भाजी बना बना के खाते रहे, माँ बाप निकल लिए। एक इंडिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, कहता है मुझे बड़ा दुख है, मेरे माँ बाप कोविड में चले गए, मेरे को बड़ा अफसोस है, ये मेरे लिए जीवन के लिए बहुत बड़ा झटका था। अबे भैया तूने करोड़ों रुपया कमाया है और तू कोविड के दौरान अपने माँ बाप को तू दिल्ली शहर के अंदर रख के बैठा हुआ, तुझे नहीं मालूम तेरे बूढ़े माँ बाप है? तू कुछ नहीं करता, तू जाता कहीं पे भी, किसी भी इतने दुनिया में, हिंदुस्तान में 5000 से ज़्यादा हिल स्टेशन है, किसी भी एक हिल स्टेशन पे जाता, एक गाँव में जाता, सारी सुविधाएं लेता। नहीं यही तो होता ना कि उस वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, 2-4 महीने नई वीडियो डालता, जिंदा तो रहते तेरे माँ बाप। अब यहाँ पे आकर के आप सिंपैथी गेन करना चाह रहे हो कि मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई। प्रैक्टिकल स्टेप उठाने पड़ते हैं। मामा की डेथ के टाइम पे क्या हुआ, बच्चे अपने सामने अपने बाप को मरता हुआ देख रहे हैं। इसलिए पैदा किया था बाप ने तुम्हें, इसलिए पढ़ाया था, तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजे थे कि मैं जब हॉस्पिटल में बीमार पड़ रहा हूँ और डॉक्टर मेरा इलाज भी ना कर पा रहे हो, हॉस्पिटल सबसे घटिया हो, तो तुम दूर खड़े होकर भीड़ की तरह तमाशा देखते रहना। तुम में से किसी के अंदर दम नहीं है कि भाई यार हॉस्पिटल बेकार है, हम निकाल करके लेके जा रहे हैं। और मेरे को दिल्ली से जाके निकाल के लेके जाना पड़ा दूसरे हॉस्पिटल, और वो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप 15 दिन से पहले इस आदमी को ले आते तो ये आदमी बिल्कुल ठीक होकर के जाता। कातिल है उनके बच्चे, अपने बाप के कातिल है वो। क्यों? क्योंकि तुम्हें पढ़ाया एक आदमी ने, इसलिए पढ़ाया क्योंकि कभी सोचा भी तो डॉक्टर ने बोल दिया देखो ले जाना है तो अपने रिस्क पे ले जाना भैया, हमारी जिम्मेदारी, इस पे साइन कर दो, इसी में डर गए।
मैंने कहा भाई जब तू इतनी बुराई कर रहा है उस हॉस्पिटल की तो अपने बाप को वहाँ पे क्यों मरने दे रहा है? कह रहा है ना वो फैसला ना मेरी बहन लेती है। बहन के पास गया कि तूने किस बिना पर ये हॉस्पिटल को चुना? तो कहती 15 साल पहले मेरी आंखों में प्रॉब्लम हुई थी और कई डॉक्टर नहीं बता पा रहे थे, पर यहाँ वाले डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि तेरा नंबर बढ़ गया या तेरी आंख में ये प्रॉब्लम है। सोचो, इस आधार पे आप 15 साल बाद उस हॉस्पिटल को चुनते हो। बाप को क्या बीमारी है, वो हॉस्पिटल किस चीज़ में मशहूर है, पता ही नहीं। तीसरे बेटे से, जो तीसरा बच्चा था छोटा वाला बेटा, उससे पूछा तो वो कहते ये दोनों फैसला लेते हैं, मैं तो भैया जो मुझे बोलेंगे मैं कर लूँगा। ऐसी जिंदा लाशें पैदा करी थी मेरे मामा ने। शर्म नहीं आई उन लोगों को। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने वो फोटो 15 दिन पहले क्यों नहीं देखी। मेरे को ये तो था कि यार एज होगी, बीमार है, ठीक है, हर आदमी एज में बीमार होता है। वो अगर फोटो नहीं आई होती ना मेरे को व्हाट्सएप पे, उसने नहीं भेजी होती, तो मैं यहाँ से दिल्ली से रातों रात नहीं जाता वहाँ। वो तो फोटो जिस दिन आई तो हालत ज्यादा हो चुकी थी ना, तब फोटो भेजी थी उन्होंने। नहीं, फोटो तो उन्होंने भेजी नहीं, फोटो तो वो इशू ने भेजी थी ना वैसे हाँ, ही इशू ने कि देखो यार मामा जी की क्या हालत। मैं देख के हैरान हो गया। मैंने कहा तो तुम अगले दिन चले गए थे फोटो देख के। यार ये आदमी तो बच ही नहीं सकता, इसकी जो हालत इस व्यक्ति की हो चुकी है। मैंने कहा कर क्या रहे हैं ये लोग। और कोई पैसों की प्रॉब्लम नहीं थी। और कमाल की बात है, मैंने जिस हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया उनको, वो वहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल था, पिम्स। और उस डॉक्टर से मैंने डायरेक्ट बात करी। डॉक्टर ने कहा ये आदमी नहीं अब बच सकते, इनको हम बस देखो कितने दिन जिंदा रख सकते हैं, और अगर आप 15 दिन पहले लाते हैं तो ये आदमी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर 15 दिन के अंदर उनको पीलिया हो गया, उनको टीबी हो गई, उनको शुगर की प्रॉब्लम। वो हॉस्पिटल में, मतलब सोच, वो हॉस्पिटल ऐसा था, गुरुद्वारे के अंदर बना था, गुरुद्वारे वालों का था। उस हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन, देखो धर्म अलग चीज़ है, हॉस्पिटल अलग चीज़ है। मैं वहाँ पर गया आईसीयू में, तो आईसीयू में रूल होता है कि आपको जूते चप्पल बाहर उतारने, एक वो एप्रिन पहन के अंदर जाना होता है। तो मैं बाहर जाके खड़ा, मतलब मैं स्टेशन से सीधा हॉस्पिटल गया और मैं वहाँ पे अंदर झाँक रहा हूँ कि मतलब जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँ, कहाँ पे जूते। अंदर मैंने जैसे हल्का सा खोल के झाँका थोड़ी देर बाद, तो अंदर 2 नर्सें टेबल पे बैठ के खाना खा रहे, मतलब वो टेबल चेयर पे अपना बैठ के 2 नर्सें खाना खा रही हैं। मैंने कहा जी वो अंदर वो पेशेंट से, आ जाओ तुसी। मतलब मैं जूते पहन करके अंदर गया, कोई एप्रेन नहीं, कोई कुछ नहीं, आईसीयू की बात बता रहा हूँ। और वो वहाँ पर बैठ के खाना खा रही हैं और वहाँ पे 10-15 बेड हैं, उसमें 8-10 पेशेंट हैं, और उनके जो पीछे एसी लगा हुआ है उसका वो ऊपर की जो प्लास्टिक का वो होता है वो निकला हुआ है, मकड़ी के जाले, गंदगी पड़ी हुई है। ऐसे हॉस्पिटल के अंदर आपने इलाज। पिम्स लेकर के गया मैं फिर उनको, और मैंने कहा ये इस व्यक्ति को मैं अपने दम पर लेके जा रहा हूँ। अगर इस दौरान इनकी मौत हो गई तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गालियां खाने को और इस बात की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ कि मेरी वजह से हुई है, और तुम मुझे कोसते रहना कि आया था बड़ा डेढ़ शाना बन के हमारे बाप को मार के चले गया, और मतलब हम अच्छा भला थे, वहाँ पे ठीक तो हो ही जाते, ये तुम बोलोगे मुझे। पर मैं ये कि तुम मुझे बोलोगे, इसलिए मैं उस आदमी को मरने नहीं दे सकता। और मैं अपने दम पर मैंने उनका हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। पहले गए वहाँ, हाँ, हम 3 लोग गए वहाँ पे, गए डॉक्टर से बात करी सारा, और मालूम पड़ा कि वो यहाँ से सस्ता था, बढ़िया हॉस्पिटल सस्ता था। डॉक्टर ने जब मुझे बोला कि आदमी नहीं बच सकता, मैंने कहा रुको, मैं अभी ना इनकी वाइफ को बुला के ला रहा हूँ, उनके सामने बात बोलना। मैंने कहा नहीं तो बेमतलब ड्रामेबाजियाँ चलेंगी, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं मामी जी को लेके गया, तो मामी जी ने, मैं कहा बताओ डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है। पोजीशन तो आपको मालूम नहीं है आप किस हालत में लेके आए हो, पर हम कोशिश कर रहे हैं, देखो ये वो डॉक्टर ऐसे थोड़ी बोलेगा यार बंदा नहीं बचेगा। मैं कहा डॉक्टर साहब आप बताओ तो सही कि मतलब कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। नहीं देखो ठीक भी हो सकते, बाकी ऊपर वाले और बाकी वो और ये और वो। मैंने कहा मामी जी ये कहना चाह रहे हैं कि चांसेस ना के बराबर है, मतलब अभी ये नहीं बच सकते, हम लेट हो गए लाने में। वो अभी वेंटिलेटर पर है, पर उनके प्राण अटके हुए हैं उनकी अपनी दुकान पर, उनका अटैचमेंट है अपनी प्रॉपर्टी, जिंदगी भर उन्होंने घर और दुकान को तवज्जो दी। तो मैं चाहता हूँ कि ये आदमी आखिरी सांस अपने घर में ले। तो जब मैंने ये बात बोली, और जब ये डिस्कशन चल रहा था, तो उनका छोटा बेटा बच्चों के साथ में कैफेटेरिया में खा पी रहा है, गुरुद्वारे में सेल्फी ले रहा है, उसमें मेरे भी बच्चे शामिल थे, उनको बच्चों को घुमा फिरा रहा है। बाप ऊपर मरने को पड़ा हुआ है और दूसरा बेटा दुकान चला रहा है कि धंधा भी नहीं नुकसान होना चाहिए। और मालूम जस्टिफाई कैसे करेंगे, खर्चा भी तो है ना। अरे दिन के 1000-2000 रुपये कमाने से तुम्हारा बाप जिंदा हो जाएगा क्या। फाइनली घर पे नर्स बुलाई गई, वो ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया, पूरा एक मतलब हॉस्पिटल में जो बेसिक चीज़ें वो तैयार करी गई। तू तो थी ना, तेरे सामने तो सारा कुछ हुआ था। ये तो मैं तुझे सुना रहा हूँ, एक्चुअली मैं मैसेज तो ये भीड़ को दे रहा हूँ।
फाइनली उनको घर लेके आए, और उन दिनों हम धार्मिक होते थे, मैंने गीता पढ़ के सुनाई उनको, जो भी थोड़ी बहुत पढ़ के सुना पाया। उसके बाद उनमें एक एनर्जी वापस आई, थोड़ी देर के लिए एनर्जी वापस आई, वो उन्होंने बात करी, बच्चों से खेले, फिर हम आ गए दिल्ली। अभी आधे रास्ते में ही थे, कहाँ पहुंचे थे हम? आगे सर 3 4 5 सरहिंद, सरहिंद, हाँ शायद। सरहिंद ही तो पहुंचे थे, जलंधर से निकले थे और कौन सी मूवी शताब्दी में थे, नहीं शताब्दी में हम बाद में गए थे, तो नॉर्मल ट्रेन में थे, तो हम सरहिंद में ही थे। तो सरहिंद में हम उतरे और राजा इशू आए थे। हाँ, वो फोन आ गया था कि भी समय भी आएगा। हाँ कि डेथ हो गई है उनकी। हम वहीं उतर गए, फिर वापस गए, फिर वही ड्रामेबाजी कि आखिरी बार अजय से मिलना था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, फिर वो ड्रामेबाजियाँ शुरू हो गई। आखिरी बार तो मुस्कुराए थे, वो ऐसा बोला था, अरे मुस्कुराए नहीं, तुम्हें कोस रहे होंगे। कातिल है ये सब। आप कोशिश करो, आप बचा नहीं सकते किसी को, आप कोशिश तो करो। एक ऐसी किस्सा हुआ था, तू जानती, वो मैं इंदिरापुरम जाता था, तो वो एक बंदा था, उसका नाम गोनियाल, गोनियाल जिसकी कास्ट थी, गोनियाल जी बोलते थे। उन्होंने मुझे किस्सा सुनाया, कह रहा भाई एक बार क्या हुआ, एक लड़की, मतलब वो उत्तराखंड के थे, तो उत्तराखंड के वो थोड़े नेता टाइप थे, इलेक्शन भी लड़ चुके थे, तो उनको खबर आएगी यार कहीं पर कोई एक लड़की मरने वाली है बस। तो कह रहे मैं, मतलब जैसे होता है ना लीडर टाइप, तो ये गए, कह रहे हम गए अपना गाड़ी वाड़ी लेकर के, घर गए उनके कि भी किसकी मौत हो रही, कि क्या प्रॉब्लम हो गई लड़की को, देखने गए। कह रहे मैंने देखा एक लड़की बिस्तर पर लेटी हुई है, आखिरी सांसें गिन रही है, क्योंकि और भीड़, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब आसपास बैठे हुए कि बस अब प्राण निकले और अब प्राण निकले। कह रहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कह रहे सेवा कर लो घर ले जाके। उसने तो कह रहे मतलब वो मर रही थी लड़की, मैं वहाँ गया और मैंने जाके बोला कि यार ये ऐसे थोड़ी होता है। कह रहे मैंने उसको उठाया, गाड़ी में डाला, हम 2 3 4 लोग गए, हॉस्पिटल लेकर के गए, उसका इलाज करवाया, वो ठीक है, आज तक जिंदा है। वो ले आए थे घर पे। ये होते हैं लीडर, इसलिए हमें लीडर की जरूरत पड़ती है मूर्खों को। कन्हैया वो व्यक्ति था ना, कन्हैया। अगर मैं अपने मामा जी को बचा लेता तो शायद उनके लिए मैं कन्हैया होता, नहीं बचा पाया। कोशिश करी, मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का अफसोस है मौसी के लिए नहीं कोशिश करी। तब मैं 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कटाव था, और कोई ज़्यादा मतलब इस तरह का मैं वो भी नहीं था उस समय। मैं अपने इसलिए बोलता हूँ मटेरियलिस्टिक नहीं होना, जिस समय ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था। पर मुझे इस बात का अपने ऊपर गर्व है कि मैंने एक व्यक्ति को बचाने के लिए जो भी बेस्ट हो सकता था उस समय वो किया। और आज उन्हीं बच्चों के साथ मेरी बातचीत नहीं है, और मुझे करनी भी नहीं है ऐसे बच्चों के साथ जो अपने बाप के कातिल हो, जो अपने बाप को बचाया। कत्ल का मतलब ये नहीं था कि आपने किसी के पेट में चाकू घोंप दिया, किसी को बचाया जा सकता था, आपने नहीं बचाया। जाने या अनजाने में इससे क्या फर्क पड़ता है? जानबूझ के नहीं बचाया ना, आप मूर्ख थे। उस आदमी ने आपको अक्लमंद बनाने के लिए स्कूलों में भेजा नहीं, इसीलिए तो भेजा था ना कि अक्लमंद बनेंगे, ये बनाते स्कूल अक्लमंद। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ भाई ऐसा मत होने देना या तो खुद ही नदी में फेंक देना, या फिर आखिरी दम तक, मतलब आप प्रयास तो करो ना। बड़ा अजीब वो था, वो मोमेंट मेरे को बड़ा वो लगता है यार, कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार, कि आप देख रहे हो इलाज और ये एक केस थोड़ी, वो जो मैं बता रहा हूँ उसको, वो तो मेरे को उसने किस्सा बताया कि मतलब डॉक्टर ने बोला नहीं ये तो अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, अब ये मर जाएगी, आप बस घर ले जाके सेवा करो। तो उसके आसपास अगरबत्तियाँ जल रही हैं, पूजा पाठ हो रही है, कि मतलब कि भगवान को वो लोग बैठे हैं कि बस अब मरी और मरेगी तो जाके फूंक देंगे। ये हाल चल रहा था। वो लड़की उतनी देर कैसे मतलब पड़ी वो तो बीमार भी शुद्ध, मतलब बीमार है भाई, उसको टीबी थी शायद, उसकी लास्ट स्टेज में ऐसा कुछ था। वो कह रहे मैं गया, मैंने कहा यार ये क्या भीड़ लगा रखी है, वो बीमार है, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। एक डॉक्टर ने मना कर दिया, दूसरे के पास ले जाओ, दूसरे ने मना कर, कह रहे हम उसको लेकर के गए, पता नहीं शायद वहाँ पे ही जीटीबी लेके गए शायद, कह रहे वहाँ लेके गए और वो उसका थोड़ा बहुत इलाज हुआ, जाते ही उन्होंने कुछ इंजेक्शन वगैरह ठोके, 10-12 दिन हॉस्पिटल में रही और उसके बाद वो आज तक जिंदा है। मतलब नहीं आता वो तो मर जाती बिना मतलब। ऐसे बहुत सारे सही लोग सही वक्त पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए आपका सही होना हर समय जरूरी होता है। कि आप ही अपने आप में इतने तो अक्लमंद बनो ना, प्रयास तो करो ना।
वो देख रही होगी, वो लड़की हो सकता है वीडियो कभी देखे, चोरी छिपे देखती हो लड़की, तो उसको शायद गिल्ट हो। वो लड़की नहीं, उत्तराखंड वाली, वो वाली लड़की जो मेरी मामा की लड़की है। क्योंकि अब ये लोग ना मेरे से सामने तो नहीं मिल सकते, तो चोरी छिपे अलग अलग आईडियों से दिखते हैं। देखते रहो। लोग अपने लाइफ में जामुन की कदर नहीं करते, तो मैं कहता हूँ मैं तुम्हारी कदर नहीं करता, तुम अपना मैं कोई, हम कोई दुनिया बदलने थोड़ी आए, हम कोई मसीहा थोड़ी हैं। हम अपना भैया, हम अपना प्योर शुद्ध रूप से स्वार्थी है, पहले अपने बारे में सोचते हैं। चल इन्होंने गाने चला दिए, आज के लिए इतना बहुत है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।